स्वागत है आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। मैं हूं आपके साथ शुभ तिवारी। मैं हूं खुशबू यादव। और जैसे आप सभी जानते हैं, नमस्कार एमपी एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। पिछले लगभग 5 सालों से हम लगातार आपके साथ आते हैं और हर दिन एक नए विषय पर आपके साथ चर्चा करते हैं और प्रयास करते हैं आपको उस विषय से जुड़ी हुई वो सारी जानकारियां देने का जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हो या हमारे आने वाले वक्त में हमारे कहीं काम आने के लिए वो उपयोगी हो। साथ ही मनोरंजन का क्षेत्र हो, कला की बात करें या खेल की बात करें, हर उस व्यक्ति से आपको मिलाने का प्रयास करते हैं जो समाज को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। इसलिए आज भी एक विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि आज की तिथि क्या है। आज विक्रम संवत 2079 के वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। और आप सभी जानते हैं कैलेंडर की बात करें, अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो आज 2 मई है 2022 ये चल रहा है। और ये समय जो है हमने एक पिछले 3 वर्षों का एक कठिन समय है जिसके बाद हम वापस अपने उस जीवन में आए हैं, सामान्य जनजीवन में आए हैं जिसकी हम शायद प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन वो वापस तो हमें मिल रहा है धीरे धीरे। लेकिन फिर भी हमें उतनी ही सतर्कता अभी भी रखनी है और आगे आने वाले समय पर भी ध्यान देना है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस, महामारी के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। तो इस पर भी आज बात करेंगे, आपको छोटी छोटी जानकारियां इससे जुड़ी हुई देंगे। उसके पहले आपको बता देते हैं कि आज सप्ताह की शुरुआत में खुशबू हमारे लिए क्या विचार लेकर आई हैं। शुभ, आज के विचार में न्याय में इतना विलंब नहीं होना चाहिए कि वह अन्याय लगने लगे। कई बार न्याय मिलने में इतना विलंब हो जाता है कि वह लगने लगता है कि अन्याय है, तो इसकी जानकारी होना हमें बेहद ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण, बिल्कुल। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एज दे से। तो ये एक जरूरी विषय है और इस विचार की जानकारी जो खुशबू ने आपको दी हमारे विषय से भी जुड़ा हुआ है, इस पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, साक्षरता की बात करें या फिर विधि से जुड़ी, कानूनी मामलों से जुड़ी हुई या न्याय से जुड़ी हुई बातों की बात करें तो क्या हम अपनी तरफ से कर सकते हैं जिससे शायद जो डिले होता है उसे हम अपने एंड पर कम से कम कर पाएं, ये देखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको देखते हैं कि आज 2 मई का दिन पिछली शताब्दियों में, पिछले दशकों में क्यों खास रहा, क्या ऐसी चीज थी जिसने इतिहास को बनाया है। और जैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि किसी भी देश का इतिहास ही उसके भविष्य का निर्माण करता है, तो देख लेते हैं कि आज यानी 2 मई का दिन क्यों खास रहा पिछली शताब्दियों में। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले 1519 में। आज ही के दिन महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची का निधन हुआ था। जाने माने चित्रकार हैं और या यूं कहें कि जो आज की पौध है चित्रकारों की, उनकी शुरुआत अगर कहीं से हुई, जो ज्ञात इतिहास की जानकारी में बात करते हैं तो लियोनार्डो दा विंची उनमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आते हैं। 1921 में आज ही के दिन भारतीय फिल्म निर्देशक, स्क्रीन प्ले राइटर, संगीतक, म्यूजिक कंपोजर और क्या नहीं, भारतीय सिनेमा की अगर बात करें तो बट वृक्ष की एक तना जिसे कहा जाता है, सत्यजीत रे जी का जन्म आज ही के दिन 1921 में हुआ था। उन्हें 1991-92 का भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। 1989 में उन्हें ऑस्कर के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा गया और साथ ही उन्हें फ्रांस का 1989 में फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भी दिया गया। तो सत्यजीत रे, जैसे हम कहते हैं कि दादा साहब फाल्के वो बट वृक्ष की जड़ हैं, तो सत्यजीत रे उस जड़ का सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, तना जिसे कहते हैं, वो बनकर उभरे और 1992 में सत्यजीत रे का निधन हुआ। फिर उसके बाद हम 1922 आते हैं तो देखते हैं कि प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी केदारनाथ मोदी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1926 में हिंदू महिलाओं को निर्वाचित कार्यालयों में बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 1954 में आज ही के दिन सीलोन एशियन कॉन्फ्रेंस हुई और उसकी समाप्ति में भारत और चीन के बीच शांति समझौतों के साथ यह तय किया गया कि कोई भी परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेगा। 1985 में आज ही के दिन सुप्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार बनारसी दास चतुर्वेदी जी का निधन हुआ था। तो ये सब इतिहास रहा। हमने देखा कला क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या साहित्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी व्यक्ति का जन्म या उसकी पुण्यतिथि हम आज मना रहे हैं जो हमारे देश के लिए तो प्रभावित रखता ही, हमें व्यक्तिगत रूप से भी ऊर्जावान करता है और बहुत कुछ करने के लिए शायद जो अच्छा करने की हम बात करते हैं, चाहे वो फिल्म के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता में हो, साहित्य में हो, इन लोगों का नाम हमेशा हम लेते हैं। तो ये तो हुई बात इतिहास की। अब वर्तमान और भविष्य की बात जानकारी जानी है आपको, तो आज हमारे कार्यक्रम से जुड़े टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। विषय जानकारी प्राप्त होने के बाद मैं भी एक बार आपको बता देता हूं, 075526600049 ये टोल फ्री नंबर है, 180023300040। तो ये आप इस विषय पर हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज जिस विषय पर हम बात करेंगे उस विषय की और जो हमारे साथ विशिष्ट अतिथि हैं उसके बारे में खुशबू आपको बताएंगी। खुशबू जी शुभ, आज का हमारा विषय है विधिक साक्षरता एवं जन जागरूकता। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो है रंजन कुमार जी।
रंजन कुमार जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल से। रंजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। जी, तो रंजन जी सबसे पहला सवाल जो खुशबू ने जैसे विषय बताया और जो हम बात कर भी रहे हैं कि जब तक हमें जानकारी शायद ना हो विधि से जुड़ी हुई मामलों की, तब तक हम अपने एंड से चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं। तो अगर शुरू से ही शुरू करें, जो पहला हिस्सा हमारे विषय का है कि विधिक साक्षरता ये है क्या और ये विषय क्यों हमारे लिए, आम आदमी के लिए ज़रूरी हो जाता है? जी, मैं विधिक साक्षरता को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर आपको समझाना चाहूँगा, आपके दर्शकों को समझाना चाहूँगा। जैसे हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान भी चला, बिल्कुल, तो वो साक्षरता से संबंधित था। विधिक साक्षरता ये करना चाहता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं और जो व्यक्ति हैं जो हो सकता है साक्षर ना हो, निरक्षर हो, लेकिन कम से कम उनको अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी हो। तो विधिक साक्षरता के तहत हम लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि आने वाले समय में वो कंटेंट डेवलप हो जो कि सिर्फ लिटरेचर रिलेटेड ना हो, बल्कि वीडियो में भी हो या वॉइस मैसेजेस में हो और या फिर छोटे स्किट प्लेज में हो, जिससे कि आम आदमी को एक आखिरी व्यक्ति जो समाज का है, जो हो सकता है निरक्षर हो लेकिन उसे अपने अधिकारों की जानकारी हो, उसे ये पता हो कि ये मेरे अधिकार हैं और ये मैं सरकार से या न्यायालय से प्राप्त कर सकता हूँ। बिल्कुल जी। सर, यदि कोई आम नागरिक को इसकी जानकारी नहीं है तो वो किस प्रकार इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है? बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। जैसा आज के ज़माने में हम सबको ये पता है कि इंटरनेट एक्सेस बहुत सारे लोगों को है। तो हम लोग कई सारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के वेबसाइट्स हैं और टेली लॉ करके है और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के वेबसाइट्स हैं। इन सब पर फ़ोन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, वो नंबर उपलब्ध हैं जिन पर कोई भी व्यक्ति कॉल कर कर ये पूछ सकता है कि ऐसा ऐसा अगर हुआ तो क्या मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और जब हम बात करते हैं कि मेरे पास रेमेडी क्या है, मेरे पास उपचार क्या है, जो मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं उसका उपचार कहाँ सीख कर सकता हूँ, तो वो भी 2 लेवल पर है। सीधा न्यायपालिका जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये विधिक तौर पर भी मान्य है कि सरकार जो है वो भी व्यक्ति नागरिकों के अधिकार को दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो एक इंस्टीट्यूशन बेस्ड, एक संस्थान बेस्ड कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से सरकार ने हर जगह खोल रखे हैं, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। और आप उनको जब अप्रोच करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपके अधिकारों को आपको दिलवाने के लिए सरकार का होता है। वो न हो पाने पर भी अगर आप कन्विंस नहीं हैं, आप डिससेटिस्फाइड हैं, तब आप न्यायपालिका की ओर जाते हैं। असल में कई सारे जब हम पिटीशन फाइल करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें डायरेक्टली न्यायपालिका के पास जाना है, ऐसी ज़रूरत नहीं है। हमें अपना एप्लीकेशन, हमें अपना पिटीशन जो है वो पहले सरकार को देना चाहिए या सरकारी तंत्र में जो क्रियान्वयन के लिए अधिकारी हैं उनको देना चाहिए। जी, हमारे साथ नंद कुमार मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे रेगुलर कॉलर हैं। नंद स्वरूप जी स्वागत है। नंद स्वरूप जी आपका बताएं क्या प्रश्न है? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो अभियान है, ये जो जानकारी है, इसको अगर घर से चालू हो, गांव से चालू हो, तहसील स्तर से पहुँचे कि जिले स्तर तक पहुँचने में किसी धीरे धीरे की सीढ़ी चढ़ना चाहिए। ऐसी कमेटी बना करके किस प्रकार से इसका लाभ पाया जा सकता है सर समाज के लिए? क्या बात, बढ़िया सवाल है। वो ये जानना चाह रहे हैं रंजन जी की अगर ये जो शुरुआत है ये ग्रामीण क्षेत्रों से हो और फिर कस्बों में आए और समितियां बनाई जाएं छोटी छोटी, जो पहले उसी स्तर पर इसे सॉल्व करने का प्रयास करें, उसके बाद फिर जिले स्तर पर और फिर प्रदेश स्तर पर ये जाए, क्या इस तरह की कोई प्रक्रिया कानूनी रूप से या शासकीय रूप से चलाई जा रही है? जी, एक न्याय बंधु का कार्यक्रम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें कि ट्रेनिंग किया जाएगा न्याय बंधुओं का हर जगह से। ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ ग्रेजुएट हो तो ही न्याय बंधु बने, जागरूक लोगों को भी न्याय बंधु बनाने की और उनकी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो जो इनका सवाल है कि ग्रामीण लेवल पर आपको ये पता है कि इस जगह पर इस व्यक्ति को पूछा जा सकता है, तो जाकर आप पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपकी आगे की कार्रवाई क्या रहेगी अपने अधिकारों को पाने के लिए। उसके अलावा एक बार को अगर हम कहें कि न्याय बंधु की सुविधा किसी एक पर्टिकुलर ग्राम में नहीं उपलब्ध है,
तो जैसे मैंने कहा, टेलीलॉ एक वेबसाइट है, उसके जो नंबर्स हैं, अगर आप उस पर जाते हैं तो उसके जो नंबर्स हैं आप उस पर कॉल कर सकते हैं। इवन जिला स्तर पर आपके पास हमेशा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इनका मुख्य काम यही होता है कि लोगों को विधिक सहायता प्राप्त कर सकें, दिलवा सकें। तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो नंबर हैं, आप उन पर जब कॉल करेंगे तो या तो वो आपको उस व्यक्ति से कनेक्ट करवाएंगे जो आपको पूरी विधिक सहायता दे सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं, या फिर वो उस मैटर को अपने आप से टेकअप करके उसको जहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है और भेजना है वो भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने बात की थी कि एक व्यक्ति जो है वो साक्षर नहीं है और ग्रामीण लेवल पे उसको ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि विधिक सहायता में जो न्याय बंधु है या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में एक वकील को आपको अलॉट किया गया जो आपसे कोई फीस वगैरह कुछ नहीं लेता है, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। उसका जो भी रेम्यूनरेशन है वो सरकार से आता है, उसको उस व्यक्ति से कोई वो नहीं है। तो अगर सरकार को भी आवेदन लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, तो वो व्यक्ति, वो वकील या वो न्याय बंधु जो है वो आपके लिए आवेदन भी लिखेगा, और बाद में वो आवेदन का नहीं हो पाने, उसका क्रियान्वयन ना हो पाने के ही स्थिति में आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक तरीके से सरकार के लेवल पे हम जिम्मेदारियां सरकार उठा रही है और उसको देने के लिए उन लोगों ने ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी हैं। अच्छा, जैसे एक जो सवाल जरूरी हो जाता है रंजन जी, वो ये कि अगर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि न्याय बंधु के स्तर पर अलग है और जिले स्तर पे एक अलग प्रक्रिया चल रही है, जब व्यक्ति इन समस्याओं में फंस जाता है, मान लीजिए कि किसी एक ऐसी समस्या में फंस जाता है, तो सबसे पहला जो उसके पास विकल्प होता है वो होता है किसी प्राइवेट कंसल्टेंट के पास जाने का या किसी निजी सहायता के लिए वो जाता है, क्योंकि शायद उसे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा फीजिबल हमारे लिए होता है। क्या हम फिजिबिलिटी की अगर स्ट्रक्चर पर बात करें तो ये उतना ही सुगम और आसान और प्रभावशाली है, या फिर जैसे एक टेंडेंसी लोगों की ये बन जाती है कि वो क्योंकि निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं तो वो शायद उतना ध्यान ना दें, क्योंकि सबके लिए अपना केस जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा बड़ा वो हो जाता है। तो क्या उस जगह की कोई समस्या या ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? जी, उसमें कोई प्रॉब्लम, अगर जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि निःशुल्क सेवा पर अक्सर हम लोगों को थोड़ा सा शक चला जाता है, जैसे कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, तो वो वैसा सोचकर आदमी सोचता है। लेकिन एक बात हमें ये ध्यान में रखना है, वो निःशुल्क सेवा नहीं है। अगर कोई वकील है तो उसका पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, तो उसके ऊपर वो प्रेशर है कि उसे परफॉर्म करना है। अगर उसके सामने ये एक केस आ गया तो उसको परफॉर्म करना ही करना है। जैसे आमतौर पर एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ में कोई एक व्यक्ति है जिसको कि अभियुक्त बनाया गया, एलिगेशंस हैं, एक्यूज्ड है वो, और वो कोर्ट में ट्रायल फेस कर रहा है, अभियोजन उसके खिलाफ चल रहा है और उसका सामर्थ्य नहीं है लेने का, वकील करने का, तो कोर्ट उसे वो वकील प्रोवाइड करवाता है। ये तो बहुत सालों से चला आ रहा है। तो ये सोचना कि वो निःशुल्क है, मुफ्त है, ऐसा नहीं है। सरकार उसका वहन करती है उस व्यक्ति के आधार पर, तो वो हम लोगों को उसमें नहीं घबराने की ज़रूरत है। और उसकी क्वालिटी वाली जो बात आपने कही वो बड़ा सब्जेक्टिव विषय है कि हमें किस तरीके की क्वालिटी चाहिए। और आपकी वो बात भी बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति की अगर फाइनेंशियल क्षमता है, वो फाइनेंशियली कैपेबल है, तो वो अक्सर अपने से वकील करना पसंद करता है। उसको ये लगता है कि इसकी एक क्वालिटी होगी। लेकिन हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ खरीद लेने से ही और पैसा एक पर्टिकुलर एक्स अमाउंट देने से ही हमें क्वालिटी मिल सकती है, क्योंकि हम सब कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। कई बार हमने अच्छे कंपनियों की भी सामान खरीदे और फिर भी हमने देखा कि उसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स हैं। तो सेम चीज़ ये सर्विस प्रोवाइड करने में भी है कि एक वकील हो सकता है आप उसे ले रहे हैं, आप उसे फीस भी अच्छा दे रहे हैं जो शायद सरकार उसे नहीं देती, आप बहुत अच्छा दे रहे हैं क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर आप कैपेबल हैं देने के लिए, लेकिन मिला नहीं आपको उतनी अच्छी सर्विस जितना आपका वो था। तो बहुत सब्जेक्टिव है, हमारा सेटिस्फेक्शन बहुत सब्जेक्टिव है। सर, यदि कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराता है और उसे उसका पूरा नॉलेज ज्ञान नहीं है, तो क्या वो किसी तीसरे थर्ड पर्सन की सहायता ले सकता है? क्या अगर वो लेता है उसकी सहायता, तो क्या वो उसमें उलझ सकता है? देखिए, कंप्लेनेंट होने के लिए आपको किसी के सहायता की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक व्यक्ति साक्षर नहीं भी है और वो खुद नहीं लिख सकता है, तो कानून तो ये कहता है कि उसे सिर्फ पुलिस थाने में जाना है और वहाँ पर उसे अपनी व्यथा जो है वो बता देनी है, और वो कंप्लेंट उसको जिस तरीके से उसने बोला है उसको वहाँ लिखने के लिए एक व्यक्ति हमेशा रहता है थाने में। वो उसको उसी तरीके से एंट्री करते हैं,
उसने जिस तरीके से बताया कि ये हुआ और इस कारण से मैं दुखी हूँ या ये व्यथित हूँ या जो भी है, तो वही कंप्लेंट बन जाता है। अब उसके ऊपर कौन सी धाराएं लगेंगी, किस अधिनियम की धाराएं लगेंगी, उसके लिए ही पुलिस ट्रेंड है। अच्छा। तो उसे वैसे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आप लोगों ने ही कहा कि कई बार हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं अपने ही कंप्लेंट को लेकर, तो आप वकील तो हमेशा ही कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से वही आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में विधिक सहायता के लिए आप जा सकते हैं, जो कि वो व्यक्ति ही आपको जो वहाँ से डेजिग्नेट होगा वही आपका सारा कंप्लेंट लिखेगा जी। और क्योंकि वो लीगली ट्रेंड है तो वो उसको सही तरीके से लिखेगा, जो कि आपको आगे समस्या ना हो उससे संबंधित, और वो उसको एफआईआर में भी तब्दील करवा देगा। उसके अलावा एक और है धारा हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, सेक्शन 156 क्लॉज 3। अक्सर उसमें जब हम कभी गए पुलिस थाने और पुलिस ने हमें मना कर दिया, कई बार ये भी हम समस्या सुनते हैं कि भाई मैं गरीब व्यक्ति हूँ और मेरी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं लोग देते, तो मुझे वहाँ से हटा दिया गया और मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। तो वो 156(3) आज से नहीं, बहुत सालों से है, और सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ CRPC, उसमें आप कभी भी मजिस्ट्रेट को आवेदन लिख सकते हैं, जिसमें कि आवेदन को पढ़कर आपकी गवाही मजिस्ट्रेट द्वारा ली जाएगी और उसको समझकर मजिस्ट्रेट फिर आपको पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट करता है कि आप इसका FIR कीजिए और फिर आगे की कार्रवाई कीजिए। तो वो न्यायपालिका से आपको उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है। उसमें आपको फिर कोई नहीं मिलता तो आप फिर से विधिक सहायता के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जा सकते हैं। एक चीज़ रंजन जी जो बार बार देखने को मिलती है, वो जैसे आप बता रहे हैं कि आपको सिर्फ पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ अपनी जो भी व्यथा आपकी है वो बतानी है, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट के उसमें एक चीज़ जो हम लोग देखते हैं सामान्य तौर पर, वो कि डर लोगों में बहुत होता है, चाहे वो कोई किस्सा हो गया या कोई ऐसी मान लीजिए कि कानूनी एक पैंच फंस गया, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति है वो पुलिस थाने जाने से भी डरता है, या यूं कहें कि वो वकील के पास जाने से भी डरता है। वो चाहता है कि बिना जाए और बिना मेरा जो कानूनी जो भी पैंच है वो फंसे ना और सॉल्व हो जाए। क्या उस स्तर पे जो है, क्या पहले स्तर पे ही प्रारंभिक तौर पर ही वहाँ जो विधिक सलाहकार होते हैं या विधिक साक्षरता की जो जानकारी अगर किसी के पास है, क्या हमारे पास कुछ ऐसी धाराएं या कुछ ऐसे मामले हैं जिस पे हम पुलिस स्टेशन या फिर कानून के पास जाने से पहले ही किसी एक लीगल अथॉरिटी के साथ बैठ करके उसे सुलझा पाएं? कुछ उसके अंदर भी संस्थाएं हैं, जैसे अब मध्यस्थता के संस्थान अब हर जगह खुलते जा रहे हैं, मीडिएशन जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं। मीडिएशन में फिर भी आपको अपना मुद्दा तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि मध्यस्थता आप किसकी करेंगे। मध्यस्थता करने के लिए एक समस्या होना बड़ा ज़रूरी है, और समस्या बड़ा सिंपल सा, अगर मैं बहुत ही उसको सरल शब्दों में समझाना चाहूँ, समस्या क्या है कि मैंने आपसे कहा कि ये फ़ोन आप मुझे दे दीजिए और आपने मना कर दिया। तो इसमें जो समस्या है वो ये है कि मैंने मांगा क्यों, क्या मैं उसके ऊपर अपना मालिकाना हक जता रहा हूँ, और आपने मना किया क्योंकि आप मेरे मालिकाना हक को नकार रहे हैं। तो ये समस्या है, ये समस्या सामने आनी चाहिए मध्यस्थता करवाने के लिए। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमेशा कंप्लेंट ही होता है ना। तो मध्यस्थता के भी हमारे पास बहुत सारे संस्थान हैं, लोक अदालत भी बैठते हैं, लेकिन बात वही है कि सबसे पहले आपको अपनी व्यथा तो बतानी ही होगी। नहीं, मैं दरअसल ये जानना चाह रहा था कि जब हम व्यथा बता रहे हैं उन लोक अदालतों में, जैसे हम परिवार उसमें देखते हैं, परिवार के परामर्श केंद्र होते हैं, उन जगहों पे कई बार ये जो लोगों में व्यवहार की चलन की जो भाषा है वो ये है कि वहाँ केस नहीं होता है। आप समस्या बताकर बिना केस हुए मामला रफा दफा हो जाता है, कई बार सॉल्व हो जाता है, कई बार सुलझ जाता है। क्या वाकई ऐसा है, या फिर वहाँ पर भी आप जाते हैं तो आपका एक रिकॉर्ड तो बनता है और जो सलाहकार है वो आपको इसकी जानकारी देता है? देखिए, पारिवारिक तौर पर जो आपने कहा वो बड़ी अच्छी बात है कि वो समस्याएं जो हैं वो व्यक्ति के हमेशा व्यक्तिगत, इसीलिए और व्यक्तिगत होने के कारण कई बार हमें ये देखना होता है कि हम किसी संस्थान में तो गए नहीं, और हम शायद घर से बाहर भी नहीं निकले, और बड़े बुजुर्गों से हमने बात करी और वो समस्या का समाधान हो गया। तो वो व्यक्तिगत समस्याओं में और व्यक्तिगत कोर्ट और जो कहते हैं झगड़ों में, वो तो व्यक्ति पर हमेशा निर्भर है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं उसको। ज़रा अगर हम एकदम से जक्स्टापोज करें एज अ कंज्यूमर, फिर से उपभोक्ता के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है ये कप आपने खरीदा और सेम क्वालिटी और मेक का कप मैंने भी खरीदा, आपका कप डिफेक्टिव निकला, मेरा भी कप डिफेक्टिव निकला, और आपने ये डिसाइड किया अपने लिए कि आप नहीं जाएंगे कहीं,
आपने कहा कि मेरे को ये 500 रुपये का कप पड़ा था, अगर मैं कहीं जाऊंगा तो 5000 रुपये खर्च हो जाएंगे, या खर्च नहीं भी होंगे तो मेरा समय इतना कीमती है कि अगर मैं 2 घंटे भी लगाऊंगा तो वो 5000 रुपये के बराबर। आपने वो चॉइस की अपना, आपने अपने लिए वो चॉइस किया कि मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ और मेरा है कि मैं करूँगा, वो चाहे जितने रुपए लग जाएं, क्योंकि मुझे ये दिखाना समाज के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये मेरे अधिकार हैं। तो समस्याओं को अगर व्यक्तिगत तौर पर हम कहीं भी निपटारा कर लेते हैं तो कानून को उससे कोई समस्या नहीं है। हस्बैंड वाइफ का पारिवारिक झगड़ा हो, वो साल भर से अलग रहते हो, बिना कचहरी गए वापस साथ में रहने लग जाए, कोई समस्या नहीं है, और कानून उसको कभी किसी को बाध्य नहीं करता कि आप अपने मर्जी के बिना कोर्ट गए हुए आप अपने झगड़ों को सुलझा नहीं सकते हैं, कभी कोई बाध्य नहीं करता। और मध्यस्थता की भी ज़रूरत नहीं होती। हो सकता है बहुत पुराना डिवोर्स केस ही चल रहा हो जी, वो भी और पति पत्नी जो हैं उन्होंने आपस में ऐसे ही डिसाइड किया कि ठीक है, और बिना मीडिएशन में गए हुए, बिना लोक अदालत में गए हुए उन्होंने कोर्ट में अर्जी डाल दी अपने वकीलों के थ्रू कि हम वापस एक साथ रह रहे हैं और इस पिटीशन को वापस लेते हैं। न्याय कभी भी, न्यायपालिका कभी भी उसको नहीं रोकेगा, उसको परमिट। यही शायद जन जागरूकता जिसे हम बात करें, जो हमारा विषय है वो भी है। ऋषि जी हमारे साथ जुड़े ग्वालियर से, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। स्वागत है ऋषि जी आपका कार्यक्रम नमस्कार एमपी में, बताएं क्या प्रश्न है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि विधिक सहायता के लिए कोई निर्धारित फीस भी रहती है क्या, और कोई सरकारी सेवा से मुक्त व्यक्ति विधिक सहायता आसानी से ले सकता है क्या? जी, वो ये कह रहे हैं कि जब मामला कोई हो जाता है फिर उसके बाद विधिक सहायता क्या आसानी से ली जा सकती है, या फिर उसके लिए कोई और दूसरी प्रक्रिया है जैसे फॉलो करना होता है? जी, बहुत ही आसानी से ली जा सकती है। जैसे मैंने मुख्य आपको एग्जाम्पल कुछ देर पहले दिया क्रिमिनल केस का, तो हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी को सुरक्षित रखने की और उसे डिफेंड करने की आज़ादी है। संविधान हमें प्रोवाइड करता है अनुच्छेद 21 में कि मुझे ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए, बिना उसके मुझे कोई भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर हो जाता है, मेरे ही ऊपर हो जाता है कोई एफआईआर, और मैं चाहता हूं कि मुझे विधिक सहायता मिले, तो उसके लिए मुझे कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है। अच्छा। उसमें मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होते ही मैं ये कह सकता हूं कि मेरा सामर्थ्य नहीं है वकील करने का, और मुझे वकील की ज़रूरत है। कोर्ट उसे इमीडिएटली प्रोवाइड करेगा। उसमें इवन इकोनॉमिक मीन्स भी नहीं देखे जाते हैं, कुछ और चीज़ों में इकोनॉमिक मीन्स देखे जाते हैं। तो विधिक सहायता आपको कभी भी मिल सकती है। वो तो अगर आप अभियुक्त हैं तो आपको तो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने रखा ही जाएगा, तो वहाँ आप बोल कर भी अपने आप को विधिक सहायता के लिए आप एलिजिबल कर लेते हैं। लेकिन प्राइवेट मैटर में, जैसे अभी हम फैमिली मैटर की ही बात कर रहे थे, पति पत्नी के झगड़े की बात कर रहे थे, उसमें महिला को दिया जाता है, क्योंकि आमतौर पर हमारा समाज जो है उसमें हमने ये ध्यान दिया है कि महिलाओं को कई बार अधिकार उतने नहीं प्राप्त होते हैं और उन लोगों को उतनी आज़ादी नहीं होती है। तो उनको सिर्फ महिला होने के नाते इवन डिवोर्स मैटर में वो विधिक सहायता कोर्ट से ले सकती हैं और उनको मिलेगा। लेकिन हस्बैंड को शायद लेने के लिए उनको ये दिखाना पड़ेगा कि उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी। अच्छा, इस तरह की जो जागरूकताएं हैं, इस तरह की जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि किस केस में किसे मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, या कुछ और दूसरे मामलों में हम देखते हैं कई बार कि अगर नाबालिग है तो उससे कुछ अलग तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं। इन मामलों को कैसे जानकारी कहाँ तक पहुँचती है, और क्या ये जानकारियाँ लेने के लिए ही जिन अथॉरिटीज़ की आप बात कर रहे हैं वहाँ जाना होता है, या फिर ये आसान रूप से हमारे पास वेबसाइट्स में या टेलीफोन पर या मोबाइल में हमारे पास उपलब्ध होती हैं जानकारी? आसान रूप से हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जैसे वेबसाइट्स पे तो होती ही हैं, लेकिन हो सकता है कि एक व्यक्ति कहे कि मुझे वेबसाइट पर नहीं उपलब्ध है। ठीक है। आप विधिक सहायता की जानकारी यहाँ तक कि पुलिस थाने में भी पा सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो और अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, कई डिस्ट्रिक्ट जो जोग्राफिकली भूगोलिक तौर पे बड़े हैं, वहाँ सब डिविजनल कोर्ट्स भी होते हैं, है ना। तो वहाँ पर भी आप चले जाएंगे तो हर जगह नोटिस बोर्ड से लेकर हर जगहों पर वो बना हुआ है। इनफैक्ट अब तो हर जगह ऑफिस भी उसके खुल गए हैं। तो आपको बस जाना है, अपनी मजबूरी और अपनी समस्या समझाना है और वो करना है। ठीक है। मैं एक सवाल जो मैं इन सारे मसलों से जुड़ के आया, जो बार बार हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल पे हमने देख लिया, हमने फैमिली इश्यूज पे भी देख लिया, पर्सनल झगड़ों पे भी देख लिया, कंज्यूमर कोर्ट की अगर बात करें, कंज्यूमर मामलों में हम देखते हैं कि कई बार जो उपभोक्ता है वो बेचारा थक जाता है वो, और ये वाकई वास्तव चीज़ है कि 500 रुपये की चीज़ के लिए वो नहीं जाना चाहता, उसे लगता है कि ये तो 5000 10,000 का खर्चा है। क्या उन मामलों में कोई सुविधा, क्या उन मामलों में ऐसा है कि 500 रुपये की चीज़ पर अगर वो वाकई जनता को भी बताना चाहता है, समाज को भी संदेश देना चाहता है कि इस व्यक्ति ने फ्रॉड किया है, फलां कंपनी ने फ्रॉड किया है, तो अगर उसका 500 रुपये का प्रोडक्ट हो या 5 लाख का हो, उसे खर्चा ना हो,
और जनता तक ये बात पहुंचे कि उस कंपनी ने फ्रॉड किया। हम बीच बीच में केसेस ऐसे देखते रहते हैं, जागरूकता लेकिन वहीं कम है कि उन्हें डर लगता है कि वो जाएंगे तो शायद और ज़्यादा खर्चा हो जाए। क्या इसमें कोई सहायता? जी, खर्चा उसमें इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि कंज्यूमर फोरम में आपको जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने बहुत सारी चीज़ें सरल कर दी। ये सारी जानकारी विधि जो सलाहकार होते हैं जी जी जी, और इवन आप अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डाल कर देखें वेबसाइट पर, गूगल पर डाल कर देखें तो वो एक्ट भी आपको मिल जाएगा। आपको सलाहकार की भी उसमें ज़रूरत नहीं है। उसमें आप केवल अपनी भाषा में जिस तरीके से लिखना चाहें उस तरीके से आप कंप्लेंट लिख दें, वह रसीद लगा दें साथ में। आप उपभोक्ता होते हैं तो आपके उपभोक्ता होने का जो एक परिचय है वो रसीद से भी संबंधित है। वह रसीद आपने लगा दी और आप खुद उस केस को परस्यू कर लीजिए। खुद उस केस को देखने का तो अधिकार और आज़ादी सबको है, लेकिन कई बार जब हम क्रिमिनल केस में अभियुक्त हैं तो हमें डर लगता है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो दांव पेंच क्या है कानूनी, इसलिए हम सहायता लेते हैं। लेकिन क्रिमिनल ये कंज्यूमर में, उपभोक्ता केसेस में ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये प्लीड करने की ज़रूरत है जो आप एक सिंपल एप्लीकेशन पर लिख सकते हैं कि मैं इस एड्रेस का व्यक्ति हूँ, ये कंपनी इस एड्रेस की है और इस कंपनी ने मुझे ये चीज़ बेची, उसका जो रसीद है वो संलग्न है और ये सर्विस जो है, वो प्रोडक्ट जो है वो ख़राब है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो सामान्य व्यक्ति अगर कोई इन सहायताओं को लेना चाहता है या फिर जैसे हमने अभी बात करी कि मुफ्त में सहायताएं प्रदान की जाती है, तो उनकी क्या प्रक्रिया है, किस तरह से उनका लाभ उठा सकते हैं? प्रक्रिया उसमें ऐसा ये नहीं है कि हमें कहीं पर कुछ पिटीशन लिख के देना पड़ेगा तभी होगा। एक कैटेगराइजेशन है, हर व्यक्ति का एक स्टेटस है, उस स्टेटस के हिसाब से डिटरमाइन होता है। जैसे मैंने कहा कि क्रिमिनल केस में अगर आप अभियुक्त हैं तो हो सकता है आप बहुत धन संपत्ति वाले हों, लेकिन आपने क्या कहा, आपने कहा नहीं मैं वकील नहीं करना चाहता, मुझे सहायता चाहिए, वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि मैं अपना केस खुद ही देखूंगा, है ना। कई बार फिल्मों में भी हमने वो चीज़ें देखी हैं कि कहा है ना, तो वो भी एक जानकारी है कि आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको है कि मैं खुद करने में तो घबरा रहा हूँ और पैसा नहीं देना चाहता हूँ, तो एक स्टेटस है, अभियुक्त होना एक क्रिमिनल केस में एक स्टेटस है और वो सरकार और संवैधानिक तौर पर वो हमें प्रोवाइडेड है कि हमें उसमें उसमें मिलना ही मिलना है, उसके लिए कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम व्यक्तिगत मामलों में जाते हैं तो व्यक्तिगत मामलों में कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। अगर मैं एक दीवानी मुकदमा आपके खिलाफ डालना चाहता हूँ कि मेरे कुछ लाख रुपए आपने गबन कर लिए, वो वापस नहीं दे रहे हैं, तो उसमें मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी माली हालत ऐसी नहीं है कि मैं वकील कर सकूं और यहाँ तक कि मैं कोर्ट फीस दे सकूं। उसमें कोर्ट फीस, व्यक्तिगत मामले में कोर्ट फीस दिया जाता है ना, तो वो भी मेरा माफ़ कर दिया जाए, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये जानकारियां देने के लिए। विधि वैसे ही जब हम लोग पढ़ाई भी करते हैं तो देखते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड विषय कि आपको बहुत टाइम लगता है, तो लगातार इस विषय पर हम लोग बात करते रहे हैं, आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे और गर्मी बहुत है तो आपको सैर कराते हैं ऐसी जगह की, मध्य प्रदेश की ऐसी जगह की जिसे शिमला कहा जाता है, ठंडी जगह कहा जाता है। तो पचमढ़ी घूम कर आते हैं, घर पर बैठिए, पचमढ़ी हम आपको घुमाएंगे और लौट कर आएंगे तो एक नए विषय पर आपसे बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल पचमढ़ी की सैर हो गया। ये इन्होंने सवाल का पूछा था। खुशनुमा मौसम और प्राकृतिक नजारों के सौंदर्य से भरी पचमढ़ी समुद्र तल से लगभग 1067 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर खूबसूरत शैल शिखरों से घिरी पचमढ़ी की खोज कैप्टन जे फोर्साइथ ने 1857 में की थी। फोर्साइथ के बाद आए अंग्रेजी अफसरों को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपने हिसाब से रचाया बसाया। अगर आप पचमढ़ी घूमना चाहते हैं तो रेल और सड़क दोनों ही माध्यम से यहां पहुंचा जा सकता है। हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर नजदीकी रेलवे स्टेशन पिपरिया है। यहां से पचमढ़ी के लिए बसें और टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा भोपाल, नागपुर और जबलपुर से पचमढ़ी के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी टूरिस्ट बसें और टैक्सियां सहज ही उपलब्ध हैं। अगर आप हवाई जहाज से यहां पहुंचना चाहते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा भोपाल है।
पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ काफी संख्या में सरकारी और निजी होटल उपलब्ध हैं। पचमढ़ी से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित ये गुफाएं एक विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। गुफाओं तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां और रेलिंग लगाई गई हैं। गुफा क्रमांक 1 में भीम रहा करते थे, जो रसोइये के दायित्वों का निर्वहन करते थे। इसके अलावा गुफा क्रमांक 2 में युधिष्ठिर और 3 में नकुल का निवास माना गया है। गुफा क्रमांक 5 को सहदेव का निवास माना गया है। इन गुफाओं की छत से अगर हम पचमढ़ी का नजारा लेते हैं तो दूर दूर तक फैले कोहरे से ढकी पहाड़ियां, जंगल और पचमढ़ी का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। दुनिया में आदमी आता है और चला जाता है और शेष रह जाती हैं तो बस यादें। ये वट वृक्ष भी उन्हीं यादों में से एक है, जिसे 1953 में देश के प्रथम राष्ट्रपति ने अपने हाथों से लगाया था। आज इस स्थान को हम सब राजेंद्र गिरी के नाम से जानते हैं। यह स्थान एक खूबसूरत पार्क का रूप लेता जा रहा है। यहाँ से प्राकृतिक नजारों को देखना कम रोमांचकारी नहीं होता। नीले आकाश के तले शांत भाव से पचमढ़ी का हृदय कही जाने वाली ये झील पर्यटकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। सूर्यास्त के क्षणों में नौका विहार करना और देखना एक सुखद एहसास की अनुभूति कराता है। दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हम अब जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है बचत एवं जन जागरूकता। हमारे आज के खास मेहमान हैं प्रिय रंजन जी, जो कि वरिष्ठ प्रबंधक हैं कैनरा बैंक से। नमस्कार रंजन जी, आपका भी स्वागत है सर कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो जैसे आप अभी बात भी हम लोग कर रहे हैं कि बचत संबंधित, इसके पहले के विषय में भी हम लोग यही देख रहे थे कि जो आर्थिक मामले हैं उनमें कैसे बचा जाए। तो पहले अगर बैंक के सामान्य तौर पर हम लोग बात करें तो बचत से संबंधित क्या चीज़ें होती हैं। जैसे एक आम आदमी को सिर्फ ये पता होता है कि बचत का एक खाता होता है, लेकिन उसके अलावा और क्या बैंक की तरफ से आप जानकारियां हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं कि बचत खातों से रिलेटेड और उनसे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना भी ज़रूरी है और जो हमारे हित के लिए भी हो सकती हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि बैंक का उद्देश्य है सबसे पहले बचत करना, और वह बचत जो होता है उसके बाद लोन देना। बैंक जनरली हम लोग 2 ही चीज के लिए जानते हैं, लोन और बचत के लिए। लेकिन अब बात है कि बचत शब्द का जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति आया फिनेंशियल इंक्लूजन, मतलब वित्तीय समावेशन। और वित्तीय समावेशन वह शब्द है कि जहां पर जो आदमी मतलब बैंक से जुड़ जाए। जब बैंक से जुड़ जाएगा तो उसके में वह हैबिट आ जाएगा कि हम पैसा को जमा करें। जब हम पैसा को जमा करेंगे तो हमारे पास यह मतलब मेंटालिटी आ जाएगा कि जो हमारे पास में पैसा जमा है हम उसका उपभोग कैसे करें, और उपभोग की मतलब प्राथमिकता उसके माइंड में आएगी। यही बचत का उद्देश्य है। अच्छा, अगर जैसे जो आप बता रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसकी आप बात कर रहे हैं, जी। कई बार क्या होता है कि हम लोग एक जो पुरानी परंपरा के लोग हैं, जैसे बुजुर्गों की हम बात करें, तो वो पैसा घर में रखना ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं बजाय बैंक में आने के या बैंक में अपना पैसा रखने के। उनको कैसे हम ये समझा सकते हैं कि बैंक में पैसा रखना ज़्यादा सुरक्षित भी है प्लस प्रॉफिटेबल भी है? हाँ, इसके लिए क्या है कि सबसे पहले जिस समय में हमारे यहाँ बैंक नहीं था तो हमारे यहाँ साहूकार का सिस्टम था। साहूकार के सिस्टम थे, लोगों तुरंत किसी के पास पैसा नहीं है चले गए साहूकार के पास, वहां से पैसा ले आए और अपना काम कर लिए। लेकिन फिर साहूकार को चुकाने में उन्हें बड़ी परेशानी आता था। उस समय ने बैंक का यह सिस्टम आया कि जब हम यह पैसा अगर बैंक में जमा करेंगे तो उस पैसा पर बैंक हमें ब्याज देगा। आज भी हमारे यहाँ नहीं, हम जनरल हर बैंक की बात कर रहा हूँ, जनरली मैं तो कैनरा बैंक से हूँ, और लेकिन हर बैंक जो भी भारत सरकार की बैंक है, जितनी भी बैंक्स हैं, सारे बैंक्स में डिपॉजिट जो मतलब बचत है उस पर वह एक ब्याज दर से सुविधा देता है। वह छोटा स्तर का भी ब्याज दर देता है, बड़े स्तर का भी ब्याज देता है। इट इज द डिपेंड अपॉन टेनर, मतलब किस पीरियड के लिए। अगर हम छोटे पीरियड के लिए जमा करेंगे तो छोटे स्तर का ब्याज मिलेगा, बड़े पीरियड के लिए जमा करेंगे तो हमें बड़े स्तर का ब्याज मिलेगा।
अच्छा, नहीं, जैसे मान लीजिए कि जब एक आम आदमी पैसा जमा करता है या सेविंग्स अकाउंट खोलता है, यहाँ से एक प्रक्रिया शुरू होती है, तो वो जब अकाउंट अपना खोलता है तो ये वो शायद उसे तय नहीं होता कि हम कितने समय तक बैंक में पैसा जमा करके रखेंगे, या कभी पैसा निकाला फिर डाल दिया, फिर निकाला फिर क्या बैंक की जो ब्याज इस पे मिलता है बचत खातों में वो समय के हिसाब से बढ़ता जाता है, या फिर आपको पहले ही ये तय कर लेना होता है कि हम इतने ब्याज आपको इस सेविंग्स अकाउंट? ऐसा है कि जब तक हम पैसा जमा करते हैं, है ना, उसके बेस पे ब्याज मिलता है। अच्छा, ब्याज जो है, जैसे आज हमने किसी का इन्वेस्टमेंट किया, कोई भी आदमी अपना अकाउंट ओपन किया और छोटे स्तर का पैसा भी जमा किया, तो उनके पर डे के हिसाब से ब्याज मिलता है। अभी सेविंग में पर डे के हिसाब से ब्याज मिलता है। ठीक है। जैसे हम सेविंग अकाउंट्स की, बचत खाते की बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा और क्या क्या प्रकार हैं जिनके द्वारा हम खाते खोल सकते हैं, या फिर बचत के ही क्या और प्रकार हैं बचत खाते के? हाँ, इसमें मैडम बहुत अच्छा चीज यह है कि बचत में दो तरीका से ना बैंकिंग इंडस्ट्रीज ना दो तरीका का ब्याज देती है। एक को बोलते हैं लो कॉस्ट डिपॉजिट, एक को बोलते हैं हाई कॉस्ट डिपॉजिट। लो कॉस्ट डिपॉजिट वह होता है जिसमें हम छोटे स्तर का ब्याज देते हैं, जिसमें क्या है कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब मन किया पैसा जमा करो, जब मन किया पैसा निकाल लो। और एक होता है जो हाई कॉस्ट डिपॉजिट होता है, जिसमें वह टाइम पीरियड है, मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 साल। अच्छा, मैक्सिमम 10 साल, और उसका भी अलग अलग पीरियड का ब्याज होता है। अगर हम 7 दिन का जमा करेंगे तो 7 दिन का ब्याज मिलेगा, 1 साल का जमा करेंगे तो 1 साल का ब्याज मिलेगा। अभी हमारा 1 साल के लिए जो फिक्स डिपॉजिट है ना, उसका ब्याज 5.10 है 1 ईयर के लिए। अच्छा। 1 ईयर का अगर हम डिपॉजिट करेंगे तो 5.10 का ब्याज मिलेगा। तो जैसे खुशबू ने जो सवाल अभी सर आपसे किया कि जो अलग अलग हम बात करें अगर बचत के प्रकारों पे ना जाके अगर हम लोग ये देखें कि उम्र के हिसाब से जो पोर्टफोलियोज बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कम उम्र के लोग हैं, फिर कई वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं, कुछ मिड एज जो लोग हैं, उनके लिए क्या अलग अलग पोर्टफोलियोज बनाए जाने फायदेमंद हो सकते हैं, और ये बैंक की तरफ से बताए जाते हैं जब हम लोग जाते हैं बैंक में? निश्चित ऐसा है, हर उम्र के लिए है। हमारे यहाँ जो माइनर, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनका भी अकाउंट खुल सकता है। अच्छा। जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका भी अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं। जो यंगस्टर जो ज्वाइन किए हैं कभी भी कोई कंपनी में, उनका भी हम लोग अकाउंट खोलते हैं। और जो हमारे यहाँ मिडिल क्लास, मतलब मिडिल एज में जो बोलिए, उस एज में भी अकाउंट्स ओपन होते हैं, और सीनियर सिटीजन का तो अकाउंट ओपन होता ही है। अच्छा। और हर को सुविधा है, हर तरह की फैसिलिटीज है। सीनियर सिटीजन्स के लिए उनके घर पर भी हम लोग भेजते हैं एजेंट को, ताकि उन्हें परेशानी न उत्पन्न हो। यंगस्टर हैं, उनके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप का टेक्निकल प्रोडक्ट का फीचर्स, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, हर तरह का फीचर्स हम लोग देते हैं, ताकि वह उन्हें बैंकिंग आना ना पड़े। अपने मोबाइल में ही वह सारा चीज़, अपने नेट से ही वह सारा बैंकिंग फैसिलिटीज को मतलब एडॉप्ट करें और सुविधा का लाभ लें और आनंद उठाएं। इट इज द बैंक। जैसे सर कोई यंग एज का है, यंगस्टर है, न्यू कमर है, तो उनका क्या पोर्टफोलियो होना चाहिए इसके लिए? कैसे इसका वो लाभ उठाएं? यंगस्टर है तो उनके लिए क्या है, हमारे यहाँ सबसे पहले कि सैलरी क्लासेस, जो सैलरी जैसे यंगस्टर हैं और वह जॉब कर रहे हैं, तो उनको सैलरी जो उनकी है, वह सैलरी का अकाउंट हम लोग जो होता है ना, वह अकाउंट ओपन करवाते हैं। अच्छा। और जब वह अकाउंट उनका ओपन हो गया तो उनको ना हम लोग उससे संबंधित जितने भी फीचर्स हैं, डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, ताकि उनको लगे कि हाँ, सैलरी अकाउंट के बाद बैंक जो है हमें वह सुविधा दे रहा है जिससे हम इजी वे में हैसल फ्री मार्केटिंग कर सके। क्योंकि यंगस्टर के दिमाग में तो ये होता है कि हम जो है पैसा कमाते हैं तो हम पैसा को थोड़ा पैसा का यूज भी करें। तो बैंकिंग का पर्पस है कि उनका सैलरी हम सेव करवा रहे हैं, और डेबिट उनको हम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं ताकि उस क्रेडिट कार्ड से वह मार्केटिंग करें। हाँ, फॉर ए टाइम पीरियड के बाद वह क्रेडिट कार्ड का पैसा भी जमा हो जाएगा, तो उनके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह फील होगा कि बैंक में हमारा खाता खुला तो हमको अपने सेविंग से पैसा ना निकालना पड़ा, हम इजी में मार्केटिंग कर लिए। तो इट इज द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ये डिफरेंशिएट कैसा होता है? सैलरी अकाउंट जो है, क्या इसमें भी हमें वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो सेविंग्स अकाउंट में मिलती हैं, ब्याज की, इन सारी? 100%। और जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई यंगस्टर है, उसका सैलरी अकाउंट है और वो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहा है या फिर कहीं और इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसमें भी सारी सुविधाएं सब उसके लिए डीमेट अकाउंट हमारे इन्वेस्टमेंट की बात करी, डीमेट अकाउंट है हमारे।
जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करी तो उन्हें इसके लिए कोई गाइडलाइन दी जाती है कि किस तरह उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या किस दिशा में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो उनके लिए लाभदायक हो? मैडम वह क्या है, जिस ब्रांच में जाते हैं, हमारे यहाँ ब्रांच में नोटिस बोर्ड पे वह स्पेशली वह जो है ना पेस्ट किया हुआ होता है, या अगर उनको समझ में नहीं आता है तो साइट पे चले जाए और साइट पे उनको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और वहाँ पर वह टोल फ्री नंबर भी होता है, ब्रांच हेड्स का नंबर भी होता है, और मेरा भी नंबर जो है ना वहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पर जिनको अगर दिक्कत होता है वह बेहिचक हमें फ़ोन करते हैं और हम उसके बारे में बताते हैं। एक चीज़ सर मैं जानना चाह रहा था, जैसा भी आपने कहा कि यंगस्टर्स को या युवाओं के लिए डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, या एक हम बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में या फिर बैंकिंग को लेकर के। जी। जो मिड एज लोग हैं या फिर जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए भी ये सारी सुविधाएं उतनी ही सुगम हो गई हैं क्या बैंकों की तरफ से, या फिर ये कहें कि रेगुलेशन की तरफ से ऐसा कुछ है कि उन्हें भी जागरूक बनाया जाए इन सारी चीज़ों को लेकर, वरिष्ठ लोगों को, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग को उन्हें भी सुगम बनाया जाए और उनके मोबाइल तक ये सारी चीज़ें पहुंचाई जाएं? एक्चुअली इट इज द मतलब यह जो चेंज है ना, वो डिजिटल रिवोल्यूशन बोले ना, डिजिटल क्रांति उसका है देन। अभी वह बैंकिंग था, पहले का बैंकिंग जो था और अभी के बैंकिंग में थोड़ा सा तो बहुत चेंज हुआ है। अब वह चेंज इस तरीका से हुआ है कि पहले हम लोग मैनुअल पर ज़्यादा डिपेंड होते थे, मैनुअल है, पेपर्स हैं। अभी क्या है ना कि पेपर्स नहीं, अभी सॉफ्ट कॉपी। अभी सॉफ्ट कॉपी दैट मीन्स क्या है, जो हमारा डेटा है वह डेटा ना सॉफ्ट फॉर्मेट में होता है, और वहाँ पर यही सब चीज़ को देखते हुए ना इतने टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाया गया है ताकि वह डिजिटल प्रोडक्ट्स को का यूज करें और बैंक का लाभ उठावे और आनंद उठावे। जैसे कि हमने बात करी सर अभी, तो कितना, जैसे हम बचत खाते की अभी बात कर रहे थे, तो उसमें कितना बैलेंस होना चाहिए या फिर जितना बैलेंस है उसके हिसाब से कितना टैक्स उस पे लगता है, उसकी जानकारी कैसे आप देते होता हैं? है। अब क्या है कि टैक्स की जहाँ तक बात है मैडम, तो टैक्स में स्पेशली जो हमारे यहाँ फिक्स डिपॉजिट है, वह फिक्स डिपॉजिट में अकॉर्डिंग टू जो सरकार का रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार टैक्स लगता है। लेकिन उसमें भी है कि वह टैक्स बचा सकते हैं। वह अगर 15 अगर वह टैक्स को फिल कर लेते हैं तो फिर जो उनका एक्स्ट्रा अगर कुछ टैक्स में कटा है, जो टैक्स रिटर्न अगर फिल कर लेते हैं तो वो वापस आ जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ 15G और 15H की सुविधा है। 15G और 15H की सुविधा है। 15H वह है जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 15G जो है जनरल आदमी है, वो 15G का अपना जाते हैं और ब्रांचेज में उस एप्लीकेशंस को भर देते हैं, तो जो उनको ब्याज पर जो टैक्स देना पड़ता है उससे उनको न राहत मिलता है। और बच गया सेविंग डिपॉजिट, जो छोटे बचत खाता जिसके बारे में लो कॉस्ट डिपॉजिट बोले हैं, वहाँ पर टैक्स की बात नहीं होती। वहाँ पर भी वह टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। उसके लिए सरकार ने वह प्रावधान अपने बजट में दिया है जी। और जो टैक्स की लिमिट है, जैसे हम देखते हैं कि हर साल बजट के बाद लिमिट कभी बढ़ाई जाती है, कभी घटाई जाती है, उसका सीधा प्रभाव हमारे जो बैंक में या सेविंग्स में हम लोग पैसा डाल रहे हैं उस पर पड़ता है, या फिर जो इनकम है आप वो किसी भी बैंक में उपयोग करें? जैसे मान लीजिए कि आप कैनरा बैंक में हैं, किसी उनका खाता कैनरा बैंक में भी है और किसी दूसरे बैंक में भी है, क्या वो सारा इंक्लूजन एक साथ होता है या फिर अलग अलग बैंकों के हिसाब से तय होता है कि आपका टैक्स जो आपके बैंक में है उसी से होगा, उनका टैक्स जो उनके बैंक में उससे होगा? नहीं, अभी क्या है ना, वह सिस्टम आधार कार्ड का हो गया है। अच्छा। और आधार कार्ड जो है ना, आपके सारे डिटेल को आधार कार्ड और पैन कार्ड सारे डिटेल्स को फेच कर लेता है। पहले था क्या कि आप एक साथ 2-3 बैंक्स में चल सकते थे, लेकिन अभी आप एक आधार कार्ड नंबर और चाहे पैन कार्ड देंगे तो आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, हमारे सारे खाते धारक का पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि वह किस किस बैंक के ग्राहक हैं। अच्छा। किस किस बैंक के ग्राहक हैं। उसके बेस पे जो टैक्स का होता है, वह तो इनकम टैक्स जो बनता है उसका ना जो बेसिक होता है, जो मतलब क्या बोले मेन जिस पे टैक्स कटता है, वह चीज़ जो है सो इनकम होता है। आपका इनकम सोर्स क्या है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, और अगर जैसे मान लीजिए कि इनकम के आधार पर जो लोन की अपन बात कर रहे थे कि आपको एक लिमिट तय हो जाती है, उस आधार पर लोन मिल जाता है। ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि लोन समय पर नहीं होता है वो खाते से, तो लोन अकाउंट जो है वो एक अलग प्रक्रिया से चल रहा होता है, सेविंग्स अकाउंट जो है वो अलग प्रक्रिया से चल रहा होता है। अगर मान लीजिए जो आवेदनों की आप बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति लोन ले लेता है और फिर वो नहीं उसे रिपे कर पा रहा है टाइम पे, या फिर यूँ कहें कि वो नहीं ही कर पा रहा है, तो फिर उसके बाद क्या कार्रवाई
या फिर क्या बैंक के पास अधिकार होते हैं कि उसको कैसे वो रीपे कराने के लिए खड़े खड़े? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है कि सबसे पहले जब लोन हमारे यहाँ कोई लेने आते हैं तो हम उनको जज करते हैं कि उनके में क्या मतलब पर्पस क्या है। लोन का पर्पस सबसे पहले जानना जरूरी है कि लोन अगर किस पर्पस से ले रहे हैं, पर्पस के बाद उनका इनकम क्या है, अकॉर्डिंगली उनके इनकम को देखा जाता है, ताकि हम अगर लोन किसी भी तरह का उनको दे रहे हैं तो अकॉर्डिंग जो उनका इनकम होगा उस इनकम से ही वह रिपेमेंट करेंगे, है ना। तो इनकम पहले देखना है, उसके बाद फिर उनका जो पर्पस है वह पर्पस तो देखेंगे ही, उसके अलावा जहाँ पे वह रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, मीन्स वह केवाईसी जिसको बोलते हैं, नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर को एक बार देखना है। यह सब सारा प्रक्रिया देखने के बाद कुछ ऐसे भी फॉर्मेलिटीज हैं जो जैसे सिविल से स्कोर निकालना या फिर रेटिंग देखना, यह सब देखने के बाद वह डिसाइड किया जाता है कि ही इज एलिजिबल या सी इज एलिजिबल फॉर लोन और नॉट। अगर वह लोन के लिए एलिजिबल हैं तो उनको लोन दिया जाता है, और लोन देने के बाद हमारे यहाँ जैसे कुछ चीज में उनको न मोरेटोरियम पीरियड भी दिया जाता है। ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड है कि जैसे अगर आप घर बना रहे हैं या फिर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं या कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो वह आप उस पीरियड में आप सेटल हो जाओ। जब सेटल हो जाओगे तो सेटल होने के बाद जब आपका उसके प्रति इनकम आने लगेगा तब आप लोन को भरने का कोशिश करना। जैसे लोन की सर हमने बात करी, तो कितने प्रकार के या किस प्रकार के लोन होते हैं जो ले सकते हैं, उनका लाभ उठाया जा सकता है? जी। या और जैसे इनकम की बात करी कि इतनी इनकम होने के बाद ही लोन दिया जाता है, हाँ, तो कितनी इनकम की लिमिट है जिसके बाद लोन दिया जाता है और कितने प्रकार के लोन होते हैं? मतलब इनकम का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट अगर पढ़ाई एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं और उनके फादर अगर किसान हैं और वो बच्चा मेरिटोरियस है, शुरू से उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनको भी हम लोग लोन दे सकते हैं और इस बेस पे लोन दे सकते हैं कि जब वह पढ़ाई करेगा, हाँ, वह किस इंस्टीट्यूशन में जा रहा है यह सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वह IIT, IIM या उस टाइप का किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहा है तो ऑब्वियसली वह पढ़ाई करने के बाद वह अर्न करेगा, तो अर्न करेगा तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हमारा लोन को वह चुका देगा। उस पीरियड तक ना बैंक्स जो है ना सो वेट करती है। अच्छा, उस पीरियड तक बैंक्स वेट करती है उनको मॉरिटोरियम, जब तक उनका पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाता, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जब तक उनको जॉब नहीं लग जाता, 1 साल 2 साल का ऐसा टाइम देती है, मैक्सिमम 18 मंथ तक का टाइम देती है। उस पीरियड तक उनको जो है सो मतलब पैसा नहीं जमा करना है। जब वो जॉब में ज्वाइन कर लेंगे तब वह पैसा जमा करना है। यह तो एजुकेशन लोन का हो गया। इसके अलावा हमारे यहाँ बिजनेस लोन है, हमारे यहाँ पर्सनल लोन है, हमारे यहाँ हाउसिंग लोन है ना, और हाउसिंग लोन के अलावा हमारे यहाँ गाड़ी का लोन है। तो जितनी भी आवश्यकता है, जो कहा जाता है ना कि पैरिटी बेस पे जितनी भी आवश्यकता है, सारे आवश्यकता को फुलफिल जो है ना सो बैंक करने का। एक जो बिजनेस लोन की आप बात कर रहे हैं सर, वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक बहुत चलन हम देख रहे हैं अभी हाल के दिनों में स्टार्टअप्स को लेकर के लोग जो है वो कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी कई योजनाएं उससे संबंधित चल रही हैं। योजनाओं से भी मतलब लोन से जुड़ी हुई योजनाएं भी कई सारी प्रदेश स्तर पर और केंद्र स्तर पर भी चल रही है। तो मैं शॉर्ट में आपसे जानना चाहता हूं कि उसकी योग्यता, जैसे कोई बच्चा मान लीजिए जॉब छोड़कर अपना व्यापार शुरू करना चाह रहा है, स्टार्टअप शुरू करना है, क्या उसको लोन को लेकर के आपने क्या एलिजिबिलिटीज बैंकों ने फिक्स करके रखी हुई हैं? नहीं, उसमें यह देखना है कि उसका पहले तो वो उसका क्वालिफिकेशन चेक होता है कि वह क्वालिफाइड है कि नहीं। अगर वह जॉब छोड़ के अगर कोई IITian है या फिर कोई मतलब सिंपल ग्रेजुएट है, दोनों में डिफरेंट आ गया। अब क्या है कि अगर सिंपल ग्रेजुएट है, वह स्टार्टअप चलाना चाह रहे हैं, तो स्टार्टअप का पर्पस क्या है, मतलब वह पर्पस, और सबसे पहले जहां पर वह स्टार्टअप रन कर रहे हैं उससे कितना आदमी लाभान्वित होगा। जब सबसे पहले तो क्या होता है कि अगर उसका हर आदमी यूज करता है, लाभान्वित जो बोलते हैं, मतलब उसका लेता है कि हाँ बेनिफिट ले सकता है, तो फिर वहां पर ना वह ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम उसको लोन नहीं दे सकते हैं। हमें यह देखना है कि वह जो है मतलब स्टार्टअप है, ही इज द बेनिफिशियल और नॉट। इसका हम लोग को जज करना पड़ता है एज ए बैंक मैनेजर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारियां। देखिए, बैंकों में सिर्फ एक सामान्य होता है, पहले तो जो बात शुरुआत में कही प्रिय रंजन जी ने कि
फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम सभी देख रहे हैं कि देश की इकोनॉमी को और बेहतर बनाना है, तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए जहाँ से हमें आने वाले समय में फ़ायदा प्राप्त हो। खुशबू, तो यही कारण भी रहा कि इतनी सारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों, प्रदेश सरकारों की हों, वो लगातार चलाई जा रही हैं ताकि आप बैंकों में आएँ, बैंकों से जुड़ें, सुविधाएं लें और अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ और सुगम बनाने का प्रयास करें। तो यही सारी जानकारियां आपको आज के कार्यक्रम में हमने देने की कोशिश की, एक प्रयास किया कि आपको वो सारे विषय बताए जाएं जो हमारे सामान्य जीवन में रोज दिन ब दिन हमारे पास आती हैं। खुशबू, क्या आपको लगता है कि आने वाला समय जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा इकोनॉमी को, अगर हम बैंकों में और जुड़ते हैं और बैंकों के लाभ लेने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करते हैं? बिल्कुल शुभ, अगर हम इनके जितना जानेंगे इनके बारे में, उतना ही हमारे आगे के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, उतना ही सिक्योर होगा। तो इसकी जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और यही जानकारियां देने का कार्यक्रम आपको नमस्कार एमपी लगातार कर रहा है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि पिछले लगभग 5 वर्षों से रोज हम लोग आकर ऐसे विषयों पर आपसे चर्चा करें। कल जब आपसे मिलेंगे तो फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और आपको उससे क्या क्या रूबरू हो सकते हैं और क्या जानकारियां दे सकते हैं वो देने का प्रयास करेंगे। आप सर हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर से आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और खुशबू को दीजिए इजाजत। नमस्कार एमपी।